आप लोग 36 स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग ज़रा मैसेज कर दें बाकियों को कि बाकी लोग भी क्लास के अंदर आ जाएं। तो 2-4 मिनट में हम स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक आज हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो पाकिस्तान की इकोनॉमी है। जी, आज हमारी लास्ट क्लास है। आपकी 4 क्लासेस मेरे साथ हो चुकी हैं ना, तो अब 2 क्लासेस आज हैं, 3.5 घंटे का सेशन है, तो ये फिर हमारा सेशन एंड हो जाएगा। आप में से पता नहीं कोई स्टूडेंट्स कुछ कह रहे थे कि लास्ट क्लास में हमने कुछ पूछना है, पता नहीं क्या पूछना है। वो कह रहे थे कि मुझे याद नहीं है, तो मुझे याद करवा दीजिएगा। हाँ, ये प्लीज टेल अस हाउ टू प्रिपेयर फॉर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, लाइक हाउ मेनी डेज टू ईच सब्जेक्ट, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स पर डे, स्पेशली इंग्लिश, मेरी कुरानिक वर्सेस एंड करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। ठीक है, मैं अभी हम जरा ये एसेस पढ़ लें। मुझे आप 15 से 20 मिनट पहले याद करवा दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्लास को 15-20 मिनट पहले खत्म कर दूं, फिर आपकी जितनी जनरल क्यूरीज होंगी मैं उनको आंसर कर दूंगा। ठीक है, आपके जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उन पे भी हम बात कर लेंगे। तकरीबन मुझे आपने 12 बजे तक राउंड अबाउट आपने मुझे याद करवा देना है। हम इसको वाइंड अप कर लेंगे चीजों को। 2 एसेस पढ़ने हैं हमने, और फिर हम उसको जो है आगे हाफ एन आवर जो है वो उसके ऊपर मैं आपकी जनरली जो क्वेश्चंस होंगे आपके उसको मैं एड्रेस कर दूंगा। जो भी आपके एम्बिग्विटीज हैं, तैयारी के हवाले से आपके कंसर्न्स हैं, वो उसको मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, ये जी कुछ वेटिंग रूम में स्टूडेंट्स हैं, इनको ऐड कर दें ताकि फिर मैं स्टार्ट करूं। इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। इसमें आप सब लोग जरा क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि बाद में समझ नहीं आएगी बाद में ज्वाइन करने वालों को। 1-2 मिनट वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। आफ्टर क्लास आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आप कांटेक्ट कर ही नहीं सकते जी क्लास के बाद। क्लास के बाद आपने मुझे क्यों कांटेक्ट करना है? आप आ जाए खुदा, आप तो लाहौर में ही होती हैं, आप इधर आ जाया करें इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आ जाए। आपने कुछ चेक करवाना है, आपने किसी सिलसिले में गाइडेंस लेनी है, तो आप यहाँ पे वर्ल्ड टाइम्स आ जाए। यहाँ पे मैं होता हूँ। तो आपसे तो मेरा कल भी मुलाकात हुई थी, कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी, तो आप आ जाए। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये जो इकोनॉमी का टॉपिक है, इकोनॉमी के टॉपिक को मिसपर्सीव किया जाता है कि ये कोई पता नहीं बहुत ज्यादा ड्राई टॉपिक है, ये ना समझ आने वाला टॉपिक है।
खास तौर पर जो मेडिकल और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको ये टॉपिक कभी समझ नहीं आया। और सीएसएस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सीएसएस का जो है वो इकोनॉमी रियलिटीज बताऊंगा कि पाकिस्तान के इकोनॉमी के मसाइल क्या हैं, और बिल्कुल उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको करवाऊंगा। आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें समझ आएंगी। एक चीज हमेशा याद रखें कि जब भी ऐसे इकोनॉमी के ऊपर आ जाए, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आ जाए, ऐसे टॉपिक्स जो टेक्निकल होते हैं, जिनमें आप टेक्निकल जार्गन्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, उसमें आप साइंटिफिक वर्ड्स, साइंटिफिक सेंटेंसेस, साइंटिफिक रिपोर्ट्स आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। इकोनॉमी के ऐसे में आपको इकोनॉमिक फैक्ट्स एंड फिगर्स डालने होते हैं, वो तो जरूरी होता है। इकोनॉमिक फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ साथ आप ना इकोनॉमी की बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो जितने जब भी कोई टेक्निकल ऐसे आएगा, उसको हमेशा जनरलाइज्ड रखना है, उसमें आपने कोई टेक्निकल बातें नहीं करनी। उसकी वजह पता क्या होती है? क्योंकि इकोनॉमी का ऐसी है, वो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं चेक कर रहा। आप बहुत टेक्निकल जार्गन इस्तेमाल कर लेंगे, बहुत टेक्निकल बातें करना शुरू कर देंगे इकोनॉमी में, तो वो जो टेक्निकल बात है वो एग्जामिनर को समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो इंग्लिश लिटरेचर का बंदा है, उसका बैकग्राउंड लिटरेचर है, उसका बैकग्राउंड इकोनॉमी नहीं है, उसका बैकग्राउंड कोई एनवायरमेंट साइंसेज नहीं है। इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग कैसे आ जाता है, उसको आप ग्लोबल वार्मिंग बहुत उसको साइंटिफिक बना देते हैं, वो ऐसे से ज्यादा साइंटिफिक रिपोर्ट लगना, इकोनॉमी का ऐसे इकोनॉमी की रिपोर्ट लगना शुरू हो जाता है। तो हमेशा जनरल बात करते हैं, जनरल आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर फोकस ज्यादा रखते हैं। तो आज मैं भी आपसे कोई मुश्किल बात नहीं करने जा रहा, मैं कोई आपको इकोनॉमी की थीरीज नहीं पढ़ाने जा रहा, मैं आपको पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान के असल में मसाइल क्या है इकोनॉमी के। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले इसकी डिकोडिंग करते हैं। मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है जी, पाकिस्तान की द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान और रबस्ट नीड ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स। ठीक है जी, पाकिस्तान के मौशी मसाइल और एक बड़ी अशद जरूरत पॉलिसी रिफॉर्म्स की। ठीक है, इसमें हम पहले डिकोडिंग करते हैं कि हमारा मेन आइडिया क्या है और अलाइड आइडिया क्या है। ठीक है जी। अच्छा जी, प्लीज ऐसे क्लासेस हमारे अपनी वाली इंस्टीट्यूट में ऐसे क्लासेस पढ़ा लें अपनी वाली इंस्टीट्यूट में। मैं समझा नहीं हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं महक। आर यू टीचिंग एनी अदर ऑप्शनल कोर्सेज? नहीं जी, मैं कोर्स नहीं पढ़ाता यहाँ पे सिवाय एसए के और करंट अफेयर्स के। अच्छा जी, यहाँ पे बात करते हैं जी मेन आइडियाज और अलाइड आइडियाज की। मेन और अलाइड आइडियाज क्या होने चाहिए इस पूरे टॉपिक में? आपको कौन कौन से मेन आइडियाज नजर आ रहे हैं, मुझे बताएं जरा आप लोग। जी, इसमें आपको कौन कौन से मेन आइडियाज नजर आ? वेरी गुड। पहला आइडिया है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। दूसरा आइडिया क्या है? पॉलिसी रिफॉर्म्स, वे फॉरवर्ड। अब आप मुझे बताएं कि इसमें और कोई आइडियाज नजर आ रहे हैं आपको? कोई भी नहीं आ रहे। तो लिंकिंग आइडियाज का मैंने आपको बताया था, ये वो आइडियाज होते हैं जो अपेरेंटली तो नहीं आपको नजर आ रहे होते टॉपिक में, लेकिन ये किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो मेन आइडिया के साथ लिंक्ड होते हैं। तो अब आप मुझे बताएं, या लिंकिंग आइडियाज में हम कौन से जो है और टॉपिक्स डिस्कस कर सकते हैं, कौन से एरियाज को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं? वेरी गुड। कॉजेज, रीजंस, ठीक है, और इम्पैक्ट्स। तो आपको चार डोमेन्स नजर आ गई, चार एरियाज नजर आ गए, जिसकी बेस के ऊपर आपको एक रोड मैप मिल गया कि आपने इन चार एरियाज के ऊपर अपना ये ऐसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी। अब आप इस बेस पे क्या करेंगे? अब आप थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे। चलें जरा बनाएं थीसिस स्टेटमेंट, और यहां शेयर करें। बस 2 से 3 मिनट लेने हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए फिर पॉसिबल नहीं होगा सब लोगों की थीसिस स्टेटमेंट पढ़ना। तो फर्स्ट सर्व पॉलिसी है कि जो पहले बना लेगा मैं उसकी पढ़कर बता दूंगा जी ठीक है, ठीक नहीं है। ठीक है, तो 2 से 3 मिनट के अंदर बना ली। इसको जरा इसके ऊपर अपनी थीसिस स्टेटमेंट बनाए, फिर हम आगे बात करते हैं।
खुदा लिखनी है जी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान इज कॉजिंग सीरियस challenges that need to be reformed। देखें खुदा, इसके अंदर आपने इम्पैक्ट्स का जिक्र नहीं किया। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान आर होगा, क्योंकि इस तो सिंगुलर को साथ लगता है, और नीड टू बी रिफॉर्म्ड थर्ड फॉर्म आएगी, इसमें ग्रामेटिकल एरर्स हैं। Usman, economic issues of Pakistan are deep rooted and have grave impacts on overall life of the country। इसके आपने solutions की बात नहीं यहाँ पे की, ठीक है। The economic conundrums of the country have put it in a quagmire worthy of competent attention। There is a dire need of reformation in policy surrounding the issues of the economy। Good। Pakistan is going through major economic problems which need to be addressed by adopting efficient policy reforms so that their implications can be made less worsen। Good। Economy of Pakistan has been facing a plethora of problems since its making। However, problems are in consideration and experts are working on it, but still there is need to work on policy so that country may function, the country होगा, the country may function towards betterment। Good। ये लंबी है थोड़ी, इसको जरा कंप्रेस करें। Pakistan is facing many economic problems due to multiple reasons। It is in dire need of an adaptive and robust policy to bring it out of the poor economic conditions। ठीक है। The causes of economic problems in Pakistan are multidimensional and its impacts are such, it's नहीं, there होगा, their impacts are that there is a robust need of the policy reforms। ठीक है। Although the way to a robust economy is stewed with multifarious roadblocks, it can be conquered। Conquered ये कोई आपने किला तो फतह नहीं करना, conquered तो होता है कि आप और जाकर फिजिकली अगर किसी को कॉन्कर कर लें, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते। If Pakistan ups its game effectively and efficiently। Good। Pakistan is lying at heart of serious economic problems। Some pertinent measures need to overcome all these challenges। Good। चले नीचे आ जाइए, अमीर हमजा नीचे। अच्छा जी, in the contemporary world, developing nations such as Pakistan are faced with myriad of challenges। One of them is economic problems। It is the need of time to ensure that not does effective policy formation takes place होगा, but also reduce its adverse impacts। Good। The dwindling economy of Pakistan requires proactive policy reforms after analyzing the causes and calculating the impacts। ठीक है, नीचे आ जाएंगे। Pakistan has a number of economic problems that require policy reforms। Its causes have far-reaching impacts on the economy of Pakistan। ठीक है, requires, ठीक है, टूट गया, चलो कोई बात, कोई इशू नहीं, नजर तो नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ, टूट गया। अच्छा, इसको कर लिया, इसको ये टिश्यू से हो गया है, ठीक है। 18-20 का भी तो फर्क तो होता ही है। नहीं ठीक है, थैंक यू नहीं ठीक है, थैंक यू। हाँ ले आओ, हाँ अच्छा जी। Pakistan has a number of economic problems that require policy reforms। Its causes have far-reaching impacts on the economy of Pakistan। Pakistan is facing many economic problems। These issues have many adverse impacts होगा, adverse तो नहीं होता, adverse impacts on economy due to many causes। Therefore there is dire need to make reform policies for, या make कर लें या reform कर लें, एक word आएगा, ठीक है। Betterment of economy। Pakistan is trying to stabilize its roots, for which the most important thing is economy, but Pakistan is facing a lot of hurdles and has a great impacts on Pakistan so far that a need of policy reform is required। ठीक है, Pakistan is currently going through the worst economic challenges which needs की जगह नहीं need आएगा, need to be resolved with strong hands so that Pakistan could become the top 10 countries of the world। चलें नीचे आ जाएं। अब मैं सिर्फ 1 से 2 पढ़ सकता हूँ, हमारे पास टाइम कम है।
Pakistan has been surrounded by economic problems since its inception. These act as a huge hurdle in its development. Hence, there is a dire need of making appropriate and robust policy reforms for the country to prosper by the concerned authorities. बिल्कुल सही है जी. चले मैं बाकी लोगों की बाद में पढ़ लूंगा, अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं. टाइम हमारे पास कम है, हमने 2 एसेस पढ़ने हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसकी आप आउटलाइन बना लेंगे. इसकी सेम आउटलाइन वैसी बनेगी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर में बना के दिखाई थी. सबसे पहले आपके ऑनगोइंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, उसके नीचे आपकी सब हेडिंग्स आ जाएंगी, उसके बाद उसके कॉजेज आ जाएंगे, उसके नीचे सब हेडिंग्स आ जाएंगी, फिर इम्पैक्ट्स आ जाएंगे, उसके नीचे सब हेडिंग्स आ जाएंगी, और आखिर में पॉलिसी रिफॉर्म्स आ जाएंगी, आपके सॉल्यूशंस आ जाएंगे. ठीक है जी, ये चीजें आ जाएंगी आपकी. अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की. ठीक है, पाकिस्तान में किस किस्म के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, जरा गौर से आप लोगों ने सुनना है. इसमें मैं आपसे खुद पूछूंगा, जबकि जी आपका कुछ सवाल है तो पूछ लें आपने, अदरवाइज सवाल नहीं पूछना. बिल्कुल तसल्ली से जो है मेरा इसको लेक्चर को आप सुने, इसको समझने की कोशिश करें. अगर समझ आ जाएगा तो आपके इकोनॉमी के साथ साथ और बहुत से टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे जिनमें इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा रोल है. तो जरा गौर से आपने मेरी तसल्ली से बात सुनी. ठीक है, पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के इकोनॉमी के इशू की, पाकिस्तान के इकोनॉमी के मसाइल की, प्रॉब्लम्स. पाकिस्तान को ना 2 फ्रंट्स पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना है. 2 फ्रंट्स पे. नंबर 1 इंटरनल फ्रंट और एक्सटर्नल फ्रंट. एक्सटर्नल फ्रंट और इंटरनल फ्रंट को ना हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि पाकिस्तान को कौन कौन से मसाइल का सामना है. जरा चैट इनके नीचे कीजिएगा जी जरा. अच्छा जी, मरियम पूछ रही है जी इन टॉपिक्स के लिए हुक्स कहां से ढूंढे. देखिए मरियम, रोज अखबार पढ़ा करें, खास तौर पे जो इकोनॉमी है ना, इसमें रोज आर्टिकल्स आते हैं, रोज आर्टिकल. ये पाकिस्तान का सिर्फ सीएसएस के लिहाज से नहीं, ये वैसे भी पाकिस्तान की पूरी आप इंटरनल डायनामिक्स देखें तो इस टाइम सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का इकोनॉमी. रोज इस पे अखबारों में आर्टिकल्स आते हैं, वहां से आपको ये टेक्निकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, हुक्स मिल जाएंगे. ठीक है जी. अच्छा, अब जरा मेरी बात गौर से सुने, कोई यहाँ पे मैसेज ना करे प्लीज. आपसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे मेरी बात को गौर से सुने. पाकिस्तान को 2 फ्रंट्स पे मशी मसाइल का सामना है. नंबर 1 एक्सटर्नल फ्रंट एंड इंटरनल फ्रंट. एक्सटर्नल फ्रंट में पाकिस्तान को 3 बड़े चैलेंजेस का सामना है. नंबर 1 करंट अकाउंट डेफिसिट. Number 2 depletion of foreign exchange reserves. Number 3 fiscal deficit. फिस्कल डेफिसिट ना वैसे अंदरूनी मसला है पाकिस्तान का, लेकिन भी मैंने एक्सटर्नल लेवल पे क्यों लिखा है इसको मैं भी ये समझाऊंगा. जिस तरह से 3 पाकिस्तान के बड़े एक्सटर्नल फ्रंट पे पाकिस्तान को मसाइल का सामना है, इसी तरह से पाकिस्तान को इंटरनली अंदरूनी तौर पर भी कुछ मसाइल का सामना है. उसमें नंबर 1 है पुअर टैक्सेशन मैकेनिज्म. नंबर 2 fragile, weak domestic industry. Loss incurring state-owned enterprises. Prevalence, existence, persistence of informal economy. Circular debt. ये जी पाकिस्तान को 3 और 5 8 बड़े मसाइल का सामना है. जहां पर भी आप खबरों में अखबारों में देखेंगे इन्हीं चीजों की बात हो रही होगी. ये ग्राउंड रियलिटीज में आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान के माशी मसाइल की ग्राउंड रियलिटीज क्या है. ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल चैलेंजेस में करंट अकाउंट डेफिसिट. ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट के मुख्तलिफ नाम हैं.
इसको हम ट्रेड डेफिसिट भी कहते हैं, इसको ट्रेड बैलेंस डेफिसिट भी कहते हैं, इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी कहते हैं, इसको हम उर्दू में तिजारती खसारा भी कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट यह है कि अगर एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क से चीजें खरीद ज्यादा रहा है और उसको बेच कम रहा है, तो इसका मतलब वो ट्रेड डेफिसिट में है, वो तिजारती खसारे में है। खरीदना क्या होता है? किसी दूसरे मुल्क इंपोर्ट्स। बेचना क्या होता है? एक्सपोर्ट्स। अगर आप इंपोर्ट्स ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स कम कर रहे हैं, तो उनका जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। अगर मैं 1000 रुपीज की चीज खरीदता हूं और 500 रुपीज की चीज बेचता हूं, तो मेरी जेब से 500 रुपया जा रहा है, तो मैं 500 रुपए के से 500 से ट्रेड डेफिसिट में हूं। ठीक है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स। आप खरीद ज्यादा रहे हैं, आप बेच कम रहे हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड डेफिसिट। अब इसके पीछे वजूहात क्या हैं? पाकिस्तान खरीद क्यों ज्यादा रहा है, बेच कम क्यों रहा है दूसरे मुल्कों को? इसके 3 से 4 बहुत बड़ी वजूहात हैं, उस पर हम बात करते हैं। देखें जी, सबसे पहले दुनिया में इंटरनेशनली जो पाकिस्तान चीजें बेचता है, वो सिर्फ मेजर प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के पास 4 से 5 हैं। पोल्ट्री की प्रोडक्ट्स हैं, लेदर है, कॉटन है, राइस है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। दैट्स इट। दूसरी जगह आप अगर चाइना को देखें, वो पूरी दुनिया में 50,000 चीजें बेच रहे हैं। एक मुल्क 5 चीजें बेच रहा है, एक 50,000 चीजें बेच रहा है। तो इंटरनेशनल कंज्यूमर, जो आपके कस्टमर्स हैं, वो किसके पास जाएंगे? इसकी मिसाल ऐसी है कि 2 ग्रोसरी स्टोर्स आमने सामने हैं। आप घर से एक लिस्ट बना के चले गए, जी मुझे अपने 1 महीने का ये राशन लेना है। आप एक शॉप पे जाते हैं, उस लिस्ट में से आपको वहां से सिर्फ 1 से 2 चीजें मिलती हैं। आप सामने ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो ग्रोसरी स्टोर है, वहां पर आप पूरी लिस्ट लेके जाते हैं, तो आपको सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं। तो आप अगली दफा किस ग्रोसरी स्टोर पे जाएंगे? वहां जो आपकी डिमांड को पूरी कर रहा है। तो हम इसी तरह से इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, जब हम दुनिया को चीजें 2 4 5 बेच रहे हैं, तो दुनिया हमारे पास नहीं आएगी। वो ये 2 4 5 चीजें उन मुल्कों से ले लेंगे जहां से उनको बाकी भी चीजें मिल रही हैं जो उनकी डिमांड है। पहला मसला ये। दूसरा मसला ये कि हम जो चीजें बेच रहे हैं दुनिया को, उसके ऑलरेडी दुनिया में एग्जिस्टिंग सप्लायर्स मौजूद हैं जो हमसे सस्ती और हमसे अच्छी क्वालिटी की चीज दुनिया को दे रहे हैं। तो वो दुनिया हमसे क्यों खरीदे? जो चीज हम दे रहे हैं वही चीज दूसरे ममालिक अच्छी क्वालिटी की और सस्ती दे रहे हैं। टेक्सटाइल की हमारी बहुत बड़ी मार्केट थी यूरोप के अंदर, अब वो सारी कैप्चर कर ली बांग्लादेश। पूरे यूरोप में बांग्लादेश की जो है वो सारी बनी जो है वो प्रोडक्ट्स की जाती हैं। तीसरा मसला ये है कि पाकिस्तान लो वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स बनाता है जिसमें इनोवेशन नहीं होती। हम हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाते। लो और हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? हम क्या बनाते हैं? कॉटन। कॉटन के अंदर आपको इनोवेशन लेके आ सकते हैं? कुछ डिजिटल कॉटन बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। क्या आप जो एग्रीकल्चर सेब बना रहे हैं, आम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैंगोज हैं आपके, आप एक्सपोर्ट करते हैं, बनानाज एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें क्या इनोवेशन लेके आ सकते हैं? कॉटन में आप क्या इनोवेशन लेके आ सकते हैं? राइस में आप क्या इनोवेशन लेके आ सकते हैं? कुछ भी नहीं ला सकते। दूसरी जगह वो मुल्क देखें जो आज दुनिया को लीड कर रहे हैं इकोनॉमिकली, वो आए दिन एक नई से नई इनोवेशन लेके आ रहे हैं। रोबोटिक कार्स बन रही हैं, पानी पे चलने वाली गाड़ियां बनना शुरू हो गई हैं, नए से नए मोबाइल फोन्स आ रहे हैं। अब 5th जनरेशन में भी इंट्रोड्यूस करवा दिया आईफोन ने। ये है इनोवेशन, ये है हाई
वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स, जहां आप अपने आप को इनोवेट करते हैं और आप दुनिया में ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जो दुनिया की मजबूरी बन जाती है वो चीज है। मैंने एक रिसर्च पढ़ी कि आईफोन जो प्रोड्यूस होता है, एप्पल कंपनी का जो फोन है आईफोन, अमेरिका के अंदर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इसकी, सॉरी प्रोडक्शन टाइम, एक आईफोन विद इन एन आवर प्रोड्यूस हो जाता है। उसको असेंबल करके उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करके 1 घंटे में आपके पास मोबाइल तैयार हो जाता है। एक चीज आप 1 घंटे में प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो पाकिस्तान जैसी मार्केट में 2 लाख रुपए का बिक रहा है, ऐसे ही है। 2 लाख का मतलब अमेरिकन $1500। एक चीज अमेरिका में प्रोड्यूस होती है 1 घंटे में और वो अमेरिकन इकोनॉमी को $1500 कमा के दे रही है। $1500 आधे घंटे में प्रोड्यूस होके। उसके एवज आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में 2 एकड़ जमीन पर चावल उगाएं, पहले तो चावल की काश्तकारी करते हुए आपको 4 से 6 महीने लग जाएंगे चावल की फसल होते हुए। जब आप वो फसल काटेंगे, काश्तकारी करेंगे, उसके बाद चावल शेलर में जाएगा, उसकी पॉलिशिंग होगी, तो चावल जो तैयार होता है वो 8 महीने के बाद आपका मार्केट में जाता है बिकने। तो 2 एकड़ जमीन पर आप चावल उगाएं, 8 महीने उसको लगेंगे, 8 महीने बाद भी वो एक किसान को 2.5 लाख रुपया या 2 लाख रुपया कमा के नहीं देता। बेमौसमी बारिशें हो जाएं, फसल खराब हो जाए, सैलाब आ जाए, कभी पानी ना आए, वो अलग इश्यूज हैं। यहां डिफरेंस है कि एक मुल्क 8 महीने लगाकर भी एक ऐसी चीज है जहां से 2 लाख रुपया नहीं कमा रहा, और एक जगह आप आधे घंटे में चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो आप 2 लाख रुपया दे रही है कमाकर। और तीसरा ये कि आखिरी बात ये कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट में इस वजह से भी हैं कि जो हम चीजें बेचते हैं उनको बेचने के लिए भी हमें पहले चीजें खरीदनी पड़ती हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स भी डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स के ऊपर। वो कैसे? टेक्सटाइल मिल में कपड़ा बनता है, कपड़ा किसके ऊपर बनता है? कपड़ा बनता है मशीनों पे। स्पिनिंग होती है कपड़े की, वेविंग होती है, मशीन्स पे होती है ना। तो मशीन्स तो आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो तो आप चाइना से, जापान, जर्मनी से खरीद रहे हैं। वो मशीन नहीं होगी, कपड़ा नहीं बनेगा, कपड़ा नहीं बनेगा, कपड़ा बिकेगा नहीं। कपड़ा अगर बेचना है तो पहले मशीन खरीदनी होगी, मशीन आएगी बाहर से। तो अगर आप एक्सपोर्ट्स करना चाहते हैं तो उस एक्सपोर्ट्स भी आपके डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स के ऊपर। आपको एक्सपोर्ट्स करने के लिए भी पहले इंपोर्ट्स करनी पड़ती हैं। इस वजह से आप खरीदते ज्यादा हैं दूसरे मुल्कों से और बेचते कम है। पहला पॉइंट अगर किसी को समझ नहीं आई तो मुझसे पूछें, ये क्लियर है? कोई मुश्किल बात तो नहीं इसमें लगी? कोई ऐसी बात आपको समझ ना आई हो, कोई ऐसी टर्म इसमें समझ ना आई हो? क्लियर है जी सबको? मुझे जवाब दे दिया करें जरा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है ना, करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको हम पढ़ रहे थे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स होती हैं। व्हाई डजंट पाकिस्तान मेक इट्स ओन मशीन्स? पाकिस्तान में इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही नहीं है। हम अपनी मशीन्स क्यों नहीं बनाते? हम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ हमारा फोकस ही नहीं है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहां से आती है? पढ़े लिखे लोग रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं ना। तो पढ़े लिखे लोगों को फैसिलिटेट करते हैं एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस। आप सब लोग बैचलर्स आपने किया, उसी टाइम आपको इंडस्ट्रीज एकोमोडेट करें कि आप हमारे पास इंटर्नशिप्स करें, आप एक प्रैक्टिकल नॉलेज करें, आप हमारे इंडस्ट्री में आकर रिसर्च करें, इनोवेशन को लेके आए। बाहर के मुल्कों में आप जाए ना, वहां बड़े स्ट्रॉन्ग एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस हैं। आप बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं बाहर से, तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपने अपनी बैचलर्स थीसिस या मास्टर थीसिस किसी कंपनी में करना है, आपकी फील्ड से रेलेवेंट जो कंपनी। आप उधर जाते हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम कंपनी के जो आ रहा था उसको ऊपर रिसर्च करते हैं।
कंपनी को उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, आपको एक अप्लाइड रिसर्च मिल जाती है, यहां से शुरू होते हैं एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस से आपकी इनोवेशन, यहां से इनोवेशन आती है। तो पाकिस्तान में तो आपको हालात पता ही है, बैचलर्स करके जॉब अपॉर्चुनिटीज तो नहीं है। इसी वजह से हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ आते हैं, हम सब लोग इसी का हिस्सा हैं। हम सब लोग आज क्यों सीएसएस कर रहे हैं? हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हमें सपोर्ट नहीं करता, एकेडमिया इंडस्ट्रियल लिंकेजेस ना होने की वजह से, इसी वजह से इनोवेशन नहीं आती। एक पढ़ा लिखा इंसान ही इनोवेशन लाता है ना, जब पढ़ा लिखा इंसान ही सीएसएस की तरफ आ जाएगा तो वो इनोवेशन तो नहीं ला सकता। ये मसाइल हैं जिसकी वजह से हम अपनी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बना पा रहे, हम लैक कर रहे हैं R&D में, इनोवेशन में। ठीक है जी, मैंने जी लो वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट का, लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, चलें जी अब जरा यहां पे खामोश हो जाएं और अब यहां पर आ जाएं जरा दूसरा पॉइंट पे, ये इसको सुने। डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है ना, ये पाकिस्तानी रुपीज में नहीं होती, ये डॉलर्स में होती है। आपने यहां से कोई चीज बाहर बेचनी है तो डॉलर्स आएंगे, आप कोई चीज बाहर से खरीदेंगे तो आपके मुल्क से डॉलर जाएंगे, रुपीज नहीं होते। इंटरनेशनली जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो डॉलर एक करेंसी है, स्टैंडर्ड करेंसी, जिसमें आपने ट्रेड करनी होती है। हर मुल्क की ना एक मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, कोई ना कोई, हर मुल्क की मॉनेटरी अथॉरिटी होती है कोई ना कोई। पाकिस्तान की मॉनेटरी अथॉरिटी कौन सी है? स्टेट बैंक। ये जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है ना, इनके पास कुछ इंटरनेशनल करेंसी पड़ी होती है हर टाइम, उसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जब एक मुल्क कोई चीज बेचता है, मुल्क में पैसा आता है, तो वो डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। जब आप चीजें खरीदते हैं दूसरे मुल्क से, तो पैसा कहां से जाता है? उन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी वो है ना, उसी को इस्तेमाल करना अपने ट्रेड पर्पस के लिए। तो अभी तो हमने देखा कि पाकिस्तान करंट अकाउंट डेफिसिट में है, ट्रेड डेफिसिट में है, हम खरीद ज्यादा रहे हैं, हम बेच कम रहे हैं। तो जब हम खरीद ज्यादा रहे हैं तो पैसा कहां से जा रहा है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से जा रहा है ना। तो ये हमारा दूसरा चैलेंज है, डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। समझ आ गई बात की? यहां तक क्लियर? ये जो चीनी है, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, यहां तक क्लियर है जी? ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं ना, नीचे जाना शुरू हो जाते हैं, फिर उस मुल्क को जरूरत होती है पैसे की। अगर वो खत्म हो जाएंगे तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, कोई चीज खरीद नहीं सकते। तो जब ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नीचे जाना शुरू होते हैं, फिर वो मुल्क आईएमएफ के पास जाता है, दोस्त ममालिक के पास जाता है कि जी हमें कुछ पैसे दिए जाएं ताकि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में रखें और उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें, या जो हमने किसी के कर्जे उतारने हैं वो भी डॉलर्स में उतारने हैं, वो हम उन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से उतार सकें, हमें कुछ पैसे दिए जाएं। तो फिर आप आईएमएफ के पास जाते हैं, फिर आप दोस्त ममालिक के पास जाते हैं, चाइना के पास, सऊदी अरेबिया के पास, कि जी हमें कुछ पैसे दिए जाएं। फिर वो आपको पैसे देते हैं, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में पैसे भेजते हैं, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दोबारा से ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। जब आपको कोई दोस्त ममालिक या आपको आईएमएफ लोन देता है तो आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ तो मिल जाता है, लॉन्ग टर्म में आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। लेट सपोज अगर एक शख्स, उसकी 10,000 सैलरी है, उसके अखराजात एक्सीड हो गए, 15,000 हो गए एक महीने के, बिजली का बिल ज्यादा आ गया, गैस का बिल ज्यादा आ गया, उसकी तनख्वाह तो 10,000 है, खर्चे उसके 15,000 हो गए हैं। अब ऊपर के जो 5,000 है कहीं से तो उसने पूरे करने हैं। वो किसी दोस्त के पास जाएगा कि जी मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपना गुजर बसर कर सकूं, तो मैं तुम्हें एक महीने बाद ये पैसे वापस कर दूंगा। अब उसका दोस्त उसको ऊपर के जो 5,000 है वो उसको दे देता है। शॉर्ट टर्म में तो उसको रिलीफ मिल गया अपने दोस्त से पैसे, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके खर्चे बढ़ गए, क्योंकि वो 5,000 उसने अपने दोस्त को वापस भी तो करना है। इसी तरह से जब आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट हो रहे होते हैं,
आप IMF दोस्त ममालिक के पास जाते हैं पैसे लेने, वो आपको पैसे दे देते हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो आपको रिलीफ मिल जाता है, लॉन्ग टर्म में आपके खर्चे बढ़ जाते हैं क्योंकि आपने वो पैसा वापस करना है सूद समेत। तो जब एक मुल्क के अखराजात उसकी आमदन से बढ़ जाएं, उसकी रेवेन्यू से, उसकी इनकम से बढ़ जाएं, एक्सीड कर जाएं, दैट विल बी कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट और बजट डेफिसिट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यू और इनकम। जब आपके अखराजात इनकम से एक्सीड कर दें, अखराजात 100 रुपया, इनकम 50 रुपये है, तो 50 रुपया आप डेफिसिट में है। जब एक गवर्नमेंट के अखराजात उसकी आमदन से बढ़ जाते हैं, उसको हम कहते हैं फिस्कल और बजट डेफिसिट। समझ आइए जी बात? यहां तक कोई मसला किसी किस्म का? अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं इंटरनल इश्यूज की। देखें, अच्छा मैं इसी से बात शुरू करता हूं। एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यूज, हमारे अखराजात जब बढ़ जाते हैं आमदन से, अखराजात क्यों बढ़ते हैं? उसमें एक फैक्टर होता है फॉरेन लोन्स का, क्या बाहर से जो लोन ले लें, तब अखराजात बढ़ते हैं। आपसे सवाल मेरा यह है कि क्या लोन लेना बुरी बात है? लोन लेना तो बुरी बात नहीं है। लोन लेकर गलत एवेन्यूज में लगाना बुरी बात है। अगर मुझे आज पैसों की जरूरत है, मैं बैंक जाता हूं और बैंक से मैं लोन जो है ना वो ले लेता हूं, बैंक मुझे लोन दे देता है। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि मैं वो लोन बैंक से लेकर कोई कारोबार शुरू करूं, उस कारोबार से मैं अपने आप को भी स्टेबल कर लूं और वो लोन भी वापस कर दूं। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं उस लोन लेकर एक घर बनाऊं, उसमें रहना शुरू कर दूं। अब जब मैंने घर बना लिया तो अब उसमें रहना शुरू कर दिया, मैं पैसे कहां से दूंगा बैंक के? मैं उसी पैसे को कारोबार में लगा देता हूं, तो उससे मैं रेवेन्यू जनरेट करूंगा, उससे मैं खुद भी स्टेबल हो जाऊंगा, पैसा भी दे दूंगा वापस। लेकिन अगर वही लोन लेकर मैं घर बना लेता हूं, उसमें रहना शुरू कर देता हूं, तो मैं पैसे कैसे बैंक पे करूंगा? तो मैंने क्या किया, मैंने घर बनाकर एक गलत जगह पैसे इन्वेस्ट कर दिए। अब मैं पैसे वापस नहीं कर सकता। यही पाकिस्तान का मसला है कि हम जो लोन लेते हैं उसको गलत प्रोजेक्ट्स में जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं। और दूसरा मसला, हमारे एक्सपेंडिचर्स ज्यादा इस वजह से भी हैं क्योंकि हमारी आमदन जहां से आनी चाहिए, जो हमारे सोर्स ऑफ इनकम है, वहां से तो आमदन आ ही नहीं रही। इसी वजह से हम फिस्कल डेफिसिट में फंसे हुए हैं। हमारे सोर्स ऑफ रेवेन्यूज क्या है? टैक्सेशन। अभी टैक्स के क्या हालात हैं वो भी बात करते हैं। दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू एक मुल्क का क्या होता है? उसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उसके भी हालात अभी डिस्कस करते हैं कि क्या है। तीसरा मुल्क का सोर्स क्या होता है? स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, PIA, वापडा, रेलवे, स्टील मिल, जिनको गवर्नमेंट ओन कर रही होती है, वहां से गवर्नमेंट पैसा कमाती है, उनके भी क्या हालात है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तीनों सोर्स ऑफ रेवेन्यू जहां से गवर्नमेंट को पैसा कमाना चाहिए, वहां मुल्क कमा रहा, जिसकी वजह से हम फिस्कल डेफिसिट में हैं। तो हम अपना मुल्क चला कैसे रहे हैं? हम एक पार्टी से पैसे पकड़ते हैं, जब उनकी बारी आती है पैसे देने की, हम दूसरे से पकड़ के उनको पैसे दे देते हैं। जब दूसरे की बारी आती है, तीसरे से पकड़ के दूसरे को दे देते हैं। तो हम वो एक डेट बेस्ड इकोनॉमी चला रहे हैं और हम उस विशियस डेट साइकिल में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम कोई स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं लेके आ रहे। हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को, सोर्स ऑफ रेवेन्यूज को बेहतर नहीं कर रहे, जहां से रेवेन्यूज आना चाहिए, जहां से इनकम आनी चाहिए। इनकम के तीन बड़े सोर्स हैं: टैक्सेशन, डोमेस्टिक इंडस्ट्री और आपके जो ये है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है।
इनके क्या हालात है, इनको डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल लेवल पर जो इश्यूज हैं जो डिस्कस किए, इसमें किसी किस्म का क्वेश्चन है तो पूछें। सो भी आप बात ठीक कर रही हैं, मैं वही बात मैं भी कर रहा हूं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो ठीक नहीं है। हमें लोन लेकर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे लगाना चाहिए, हम लोन लेकर जो है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे लगा देते हैं। इस पर बात करते हैं आगे जाके सॉल्यूशंस में। यहां तक कोई मसला है जी, पूछें, किसी किस्म का इशू है तो किसी क्लियर है, समझ आ रही है यहां तक, मुश्किल बात तो नहीं लग रही। डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मैंने आपको बताया कि हर मुल्क की एक मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, जैसे हमारे पास स्टेट बैंक है, ठीक है। स्टेट बैंक के पास कोई इंटरनेशनल करेंसी पड़ी होती है, डॉलर्स पड़े होते हैं, यूरोस पड़े होते हैं, पाउंड्स। एक मुल्क जब खरीदो फरोख्त करता है इंटरनेशनल लेवल पर, जब आप बेचते हैं कोई चीज मुल्क में और मुल्क में पैसा आता है, तो वो पैसा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में आता है, वो स्टेट बैंक के पास आता है इंटरनेशनल करेंसी। जब आप एक चीज दूसरे मुल्क से खरीदते हैं तो पैसा कहां से जाता है? स्टेट बैंक से जाता है। तो हमने कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट में है, हम ट्रेड डेफिसिट में, हम खरीद ज्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं। तो जब हम खरीद ज्यादा रहे हैं तो पैसा कहां से जा रहा है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से नहीं जा रहा, वो डिप्लीट हो रहे हैं, ठीक है जी। इजंट डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिलेटेड टू करंट अकाउंट डेफिसिट? बिल्कुल सही है। अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट को खत्म करके करंट अकाउंट सरप्लस में जाना शुरू हो जाए, हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाए, एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा? आपके मुल्क में पैसा आना शुरू हो जाएगा, फॉरेन रिजर्व्स आना शुरू हो जाएंगे, फॉरेन रिजर्व्स ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। फॉरेन रिजर्व्स ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे तो आपको लोन लेने की किसी से जरूरत नहीं होगी। जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं, आप उन्हीं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में से वो एग्जिस्टिंग लोन भी पे करना शुरू कर देंगे, आपके फिस्कल डेफिसिट भी नीचे आना शुरू हो जाएगी। इंटरलिंक्ड है सारी चीजें, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। अच्छा जी, ये मोहम्मद अहमद, मैं आपका आंसर कर देता हूं, लेकिन इशू ये है कि मैं जब आंसर कर रहा हूं तो चीजें फिर डेविएट हो जाती हैं मेन टॉपिक से। अब ये कह रहे हैं कि जी कि जो इन्वेस्टमेंट है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, वो तो लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद होती है। मैंने इसमें कोई शक नहीं है कि फायदेमंद होती है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पे लोग भूख से मर रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है, आप जरा एक यहाँ पे लाहौर के सर्विस हॉस्पिटल में जाके देखें। एक दफा मेरा रात 12 बजे जाना हुआ, इमरजेंसी थी, मैंने लिटरली देखा एक बेड पे दो दो पेशेंट लेटे हुए हैं, तीन तीन पेशेंट लेटे हुए हैं। वहां पर आप मेट्रो बना रहे हैं, वहां पर आप ऑरेंज लाइन बना रहे हैं। वो हॉस्पिटल में उस गरीब इंसान जो एक मर रहा है, एक बेड पे तीन तीन लोग मर रहे हैं, स्टेट के पास कैपेसिटी नहीं है। गवर्नमेंट को वहां ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, मेट्रो बनानी चाहिए। यहां पे आप बताएं कि कहां पे डेवलपमेंट है? तो बात यह है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गलत नहीं है, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज तो होनी चाहिए। आपको डेवलप्ड नेशन तो नहीं है। आप अगर जर्मनी है, आप अगर वहां पर लंदन है, तो वहां पर आप ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाएं, जरूर लगाएं। फिर ये जो आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं, आपको पैसा कमा के तो नहीं दे रहे। मेट्रो का 20 रुपए का टिकट है, अब 20 रुपए के टिकट से ऑपरेशनल कॉस्ट मेट्रो की पूरी नहीं होती। गवर्नमेंट को सालाना 6 अरब रुपया मेट्रो को देना पड़ता है। मेट्रो नहीं गवर्नमेंट को कमा के दे रही, मेट्रो डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के ऊपर, सब्सिडीज के ऊपर। जहां पे हॉस्पिटल्स के ये हालात हों, जहां पर एजुकेशन सेक्टर के ये हालात हों, वहां पे ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो नहीं लगाने चाहिए। हॉस्पिटल्स के हालात मैं आपको क्या बताऊं, मैंने ग्राउंड रियलिटीज देखी हैं अभी कोरोना के दिनों के अंदर। ग्राउंड रियलिटीज, स्टेट के पास कैपेसिटी नहीं थी, वेंटिलेटर्स नहीं थे,
लोग मर रहे थे, उन्हें बचाया जा सकता था, स्टेट के पास कैपेसिटी नहीं थी। मेरे फादर उनमें शामिल हैं। मेरे ये कोरोना से बच सकते थे, जिंदगी बच सकती थी उनकी, नहीं बच सके, स्टेट के पास कैपेसिटी नहीं थी। यहां पे मेट्रो काम आएगी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स काम आएंगे, ये ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स काम आएंगे। मैं आपको वो हालात नहीं बता सकता कि एक इंसान कितना बेबस था उस टाइम पे कि जो अपनों को बचा ही नहीं सका। मैं आपको अपनी क्या बात बताऊं कि सारे रिसोर्सेज होते हुए अपने वालिद साहब को नहीं मैं बचा सका। स्टेट के पास कैपेसिटी नहीं थी। तो क्यों कैपेसिटी नहीं थी? आपने कभी पैसे नहीं लगाया हॉस्पिटल्स में। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है स्टेट को कि आज पैसा हमने कहां लगाना, जरूरत कहां पे लगाने की। अच्छा जी, चलें आगे बात करते हैं। कहां पे थे हम? अच्छा, इंटरनल इश्यूज की। इंटरनल इश्यूज में पुअर टैक्सेशन मैकेनिज्म, पुअर टैक्सेशन सिस्टम। पाकिस्तान के अंदर जो टैक्सेशन के मसाइल हैं है। देखें, ये टैक्सेशन सिस्टम जो होता है ना, वो पाकिस्तान का या किसी भी मुल्क का एक बैकबोन होता है इकोनॉमी चलाने के लिए। अगर आपने एक मुल्क की इकोनॉमी बेहतर तरीके से चलानी है, जब तक लोग कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब तक वो मुल्क नहीं चल सकता। पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में से सिर्फ 21 लाख लोग टैक्स देते हैं। 22 करोड़ की आबादी, 21 लाख लोग टैक्स देते हैं। ठीक है, 0.34% बनती है रेशियो। 0.3 से 4% लोग टैक्स देते हैं। 0.34%। और दो तरह के टैक्स सिस्टम जो है ना पाए जाते हैं एक मुल्क में। एक डायरेक्ट टैक्सेशन होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो सिर्फ वो शख्स देगा जिसकी एक स्टैंडर्ड से ऊपर इनकम है। हुकूमत पाकिस्तान ने एक स्टैंडर्ड रखा है कि आप अगर एक साल का 6 लाख रुपया कमाते हैं, मसलन महाना 50,000, तो आप पे कोई टैक्स नहीं है। अगर आप 50,000 से 1 रुपया भी ऊपर कमाएंगे, 6 लाख 1 रुपया कमाते हैं, तो आप पे टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेशन, जो आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। आप लोग 53 लोग क्लास में बैठे हैं। लेट सपोज आप में से 10 ऐसे लोग हैं जिनकी एक स्टैंडर्ड से ऊपर इनकम है सालाना, आप पर टैक्स लागू होता है, बाकी 43 पे नहीं होता। बाकी 43 की जो है वो इनकम कम है और वो जो है उनके ऊपर टैक्स लागू नहीं होता। तो गवर्नमेंट उन 10 लोगों पे लगाएगी क्योंकि वो साहिब हैसियत है, उनकी एक खास स्टैंडर्ड से ऊपर इनकम है। जब वो 10 लोग टैक्स नहीं ना देते पाकिस्तान में, जब वो 10 लोग टैक्स नहीं देते, तो गवर्नमेंट ने कहीं से तो पैसा कमाना है। तो गवर्नमेंट फिर कहती है कि अब आप 53 के 53 लोग टैक्स दो। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। आप खाना खाने जाते हैं, 17% जीएसटी लग जाता है। अब ग्रोसरी करने जाते हैं, हर चीज पे, चीनी पे, चावल पे, शैम्पू पे, साबुन पे, टूथपेस्ट पे, टूथब्रश पे 17% जीएसटी लगता है। वो एक गरीब आदमी भी दे रहा है, एक अमीर आदमी भी दे रहा है। अब बैंक से पैसे निकलवाते हैं तो होल्डिंग टैक्स लग जाता है। बिजली का बिल आता है, उस पर 10,000 किस्म के टैक्सेस लग जाते हैं। गैस का बिल आता है, उसमें एक्चुअल आपका 500 रुपया बिल होता है, 5,000 बिल आया होता है, अंदर 4500 रुपया टैक्सेस होते हैं। दीज आर द इनडायरेक्ट टैक्सेस। गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा देती है, जो गरीब भी दे रहा है, अमीर भी, हर कोई दे रहा है। फिर हर कोई टैक्स देता है, तो एक गरीब आदमी जो होता है ना, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। गरीब आदमी चीनी 50 रुपए किलो खरीद रहा था, आपने टैक्स लगा के चीनी कर दी 70 रुपए की,
तो ये गरीब आदमी क्या करता था, पहले 50 रुपए की चीनी खरीदता था, 20 रुपए की पत्ती खरीदता था, घर जाके चाय पी लेता था। अब उसको 70 रुपए की चीनी खरीदनी पड़ रही है 1 किलो। उसकी क्या किया, अब वो 70 रुपीज में पहले जहां 2 चीजें खरीद रहा था वो ये खरीद रहा, आपने उसकी परचेजिंग पावर को कम कर दिया, जिसे कहते हैं मुल्क में इन्फ्लेशन आ गई, महंगाई आ गई। ये क्यों होता है? गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा करने में क्यों नाकाम होती है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई स्टेट अपरेटस नहीं है। एक अदारा है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो पूरे पाकिस्तान से टैक्स इकट्ठा कर रहा है, और एक सेंट्रलाइज्ड अदारा है। इसकी निचले लेवल तक कोई डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म नहीं है कि इसका डिस्ट्रिक्ट, तहसील, काउंसिल लेवल के ऊपर इनका कोई स्टेट मैकेनिज्म हो, कोई ब्रांचेस हो जहां पे इनका कोई ब्यूरोक्रेटिक निजाम, कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पाया जाए जो निचले लेवल से लोग से टैक्स इकट्ठा कर सके। है ही नहीं कुछ। सेंट्रलाइज्ड अदारा है, 22 करोड़ आबादी से टैक्स, इसी वजह से टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा। ठीक है जी, यहां पे कोई मसला मसाइल? हमारा जो टैक्स रेवेन्यू पोटेंशियल है, ये जो टैक्स रेवेन्यू पोटेंशियल होता है ये हर साल चेंज होता है। आप देखते हैं कि सर्कमस्टांसेस क्या है आपकी जीडीपी के, आपकी इकोनॉमी के, लोगों ने एक साल में कितना पैसा कमाया, इंडस्ट्री किस तरह से चल रही थी, इंडस्ट्री के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर कितना इन्होंने पैसा कमाया, उस लिहाज से हर साल पोटेंशियल चेंज होता है। कोई स्पेसिफिक पोटेंशियल तो नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स कलेक्शन के नेम एफबीआर है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। If every employer of a salaried person is acting as a withholding tax agent while GST, isn't that double taxation? आप डबल टैक्सेशन की बात करें, पाकिस्तान यहाँ पे 10-10 किस्म के टैक्सेस देते हैं। ये बात ठीक है आपकी अहमद, पाकिस्तान के लोग डबल डबल टैक्स देते हैं, लेकिन आप तो सैलरीड क्लास की बात कर रहे हैं, मैं तो बड़े बड़े बिजनेसेस की बात कर रहा हूं। जो एक आम आदमी है, एक जो सरकारी मुलाजिम है, उसकी जो है तो वो टैक्स कट के आती है। मसलन आप एक डॉक्टर हैं, तो अगर आप इस टाइम पे मेडिकल ऑफिसर हैं 17 स्केल पे, तो आपकी ₹1,00,000 सैलरी है, इतनी है ना डॉक्टर्स की, तो ₹1,00,000 के ऊपर तो टैक्स पड़ेगा। 5-6-7 हजार आपका टैक्स कट के आपको सैलरी मिलती है, वो तो आपने काट ली। लेकिन व्हाट अबाउट द बिग विग्स, जो बड़े बड़े कारोबार हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं, टैक्स 5,000 10,000 देते हैं। देखें, अमीर हमजा कह रहे हैं कि जी आर यू आर सेइंग दैट इफ देयर इज एन इफेक्टिव टैक्स रिफॉर्म्स वी कैन क्रॉस द 4500 बिलियन वी आर रियली प्रेडिक्टेड टू रिसीव इन टैक्स रिसीव। देखिए जी, पाकिस्तान को आईएमएफ ने भी टारगेट दिया था कि आपने 5500 बिलियन इकट्ठा करना है एक साल का टैक्सेशन से। तो पाकिस्तान ने उस टारगेट को एक्सेप्ट किया था कि हम करेंगे। इट मींस कि पाकिस्तान में पोटेंशियल है कि 5500 बिलियन जो है आप इकट्ठा कर सकते हैं। मैं वही बात बता रहा हूं कि आपको देखना पड़ता है सारे मामला को कि इस टाइम पे इकोनॉमी चल कैसे रही है। तो पोटेंशियल तो है इतना, 5,000 अरब आप इकट्ठा कर सकते हैं टैक्सेस से। बिग फिशेस को भी देती है। देखें जी, ये कह रही है कि कोई बड़ी जो कंपनीज हैं, बड़े बिजनेसेस हैं, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट भी तो करती है, उन्हीं को तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। देखें, कारोबार को सपोर्ट करना पड़ता है। एक होता है कारोबार को सब्सिडाइज करना, उसको सपोर्ट करना, कि आप एक बिजनेस को कहें, एक आप इंडस्ट्री सेक्टर को कहें कि आज हम आपकी बिजली सस्ती कर देते हैं, गैस सस्ती कर देते हैं, आप अपनी मिलें चलाएं। दिस इज द गवर्नमेंट सपोर्ट और गवर्नमेंट सब्सिडीज। बट इट डजंट मीन कि आपको उससे टैक्स नहीं लेना या आप टैक्स उससे कलेक्ट नहीं कर रहे। सब्सिडीज एक और चीज है, वो गवर्नमेंट को देनी चाहिए, वो गलत बात नहीं है। वो इसलिए देनी चाहिए
कि यही कारोबार जब चलेंगे, यही इंडस्ट्रियल सेक्टर जब एक चीज बनाकर बाहर के मुल्क बेचेगा तो मुल्क में रेवेन्यू आएगा। तो इनको कंसेशन देना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन इनसे टैक्स भी तो इकट्ठा किया जाए ना। वो कोई मैकेनिज्म नहीं है। वो क्यों मैकेनिज्म नहीं है? इनफॉर्मल इकोनॉमी, ये जो नीचे चैलेंज है। पाकिस्तान में सारे के सारे कारोबार किस चीज पे हो रहे हैं? हवाला सिस्टम, इनफॉर्मल इकोनॉमी, कैश। बैंकिंग चैनल के थ्रू तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं कर रहा, और जब बैंकिंग चैनल के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही तो गवर्नमेंट को पता नहीं है कौन कितना पैसा कमा रहा है, कौन कितना नहीं कमा रहा। ठीक है, चले अब जी मेन इस पे आते हैं कि डेविड हम इधर उधर हो जाते हैं। असल में मुझे जवाब देने में कोई हर्ज नहीं है, ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है इकोनॉमी, इस पर जितनी मर्जी आप बात कर लें। मुझे खुद भी अच्छा लगता है इन चीजों को डिस्कस करना, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स है। बहुत से स्टूडेंट्स को बातें समझ नहीं आ रही होंगी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग, मैं जो आंसर कर रहा हूँ चीजों को, तो सबको साथ लेके चलना है। तो हम इन चीजों पे बात करते हैं, अब बाकी चीजों को आप छोड़ दें। What if we decrease cash system and digitalize? अच्छा, ये डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ये भी एक क्रेडिट कार्ड सिस्टम, आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। उसकी वजह ये है कि आपकी ये है, आपके मुल्क के अंदर जो है वो हवाला सिस्टम है, लोग इस्तेमाल नहीं करते ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड्स को, और कर भी नहीं सकते। अब ये इनफॉर्मल इकोनॉमी में इसका जवाब देता हूँ जाकर। कैन यू कीप अ स्पेशल इकोनॉमिक सेशन फॉर अस? ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ही बता सकती है, मैं तो इसको नहीं बता सकता कि इकोनॉमी का सेशन अगर आप रखना चाहेंगे तो रख लें, कोई मसला नहीं। So there is no proper mechanism to collect proper taxes from the industry sector. Why government is not working in this matter? गवर्नमेंट काम कर रही है, मैं इसको आगे जाके बात करता हूँ इस पे। गवर्नमेंट काम कर रही है टैक्स कलेक्शन में, हम एज अ सोसाइटी गवर्नमेंट को फैसिलिटेट नहीं कर रहे। सारे मसले गवर्नमेंट के एंड पे तो नहीं है। ये आगे बात में इसको बताता हूं कि कैसे गवर्नमेंट क्या काम कर रही है और हम कैसे फैसिलिटेट नहीं कर रहे। ठीक है, इस पे बात करते हैं आगे। दूसरा मसला है जी फ्रेजाइल डोमेस्टिक इंडस्ट्री। पाकिस्तान के तीन सेक्टर्स हैं जहां से पाकिस्तान का पैसा कमाता है। एक एग्रीकल्चरल सेक्टर है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एक सर्विस सेक्टर है। तीनों सेक्टर ही आज पैसा क्यों नहीं कमा के पाकिस्तान को दे रहे? इसमें यही 2-4 मसाइल हैं। नंबर 1, एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या मसाइल हैं? क्यों नहीं आज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रही और मुल्क पैसा कमा रहा? वो इसलिए नहीं कमा रहा कि आपके पास पानी नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में लगाने के लिए। आपकी प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर। आज आप कमर्शलाइज कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें आप अपनी जमीनों को पे कॉलोनियां बना रहे हैं, आप अर्बनाइजेशन कर रहे हैं। एक टाइम था जितने बड़े जहां जहां बैरियर टाउन और इस तरह की बड़ी बड़ी आपने कॉलोनीज बनाई, वो एक टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर था मुल्क का, आपने उसको खत्म करके कमर्शलाइज कर दिया। चौथा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है मुल्क में, इनोवेशन नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसी तरह के मसाइल आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे बड़ा मसला सर्कुलर डेट का, इस पे बात करते हैं आगे जाके। आखिरी चैलेंज सर्कुलर डेट ही है। सर्कुलर डेट के साथ साथ यही है कि एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस ना होने की वजह से इनोवेशन नहीं है। आपके मुल्क में पिछले 10-15 सालों से 10-12 सालों से बिजली नहीं थी, बिजली आई है तो बिजली महंगी बहुत है। आप एक महंगी चीज बनाकर दुनिया को बेच रहे हैं, दुनिया इसलिए खरीद नहीं रही। आपके कंपैटिटर्स आपको वही चीज सस्ती बनाकर बेच रहे हैं, बल्कि उससे बेहतर चीज सस्ती बनाकर बेच रहे हैं। सर्विसेज सेक्टर में भी ऐसी है, आपके पास कोई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। आज गूगल, अमेजॉन, ईबे, फेसबुक, यूट्यूब, ठीक है, ये सारी एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन कंपनीज हैं जो दुनिया को अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रही हैं और अमेरिकन इकोनॉमी को बिलियन ऑफ डॉलर्स कमा के दे रही है। क्या आपके पास कोई ऐसा फोरम है? नहीं है। आज दुनिया में बहुत से मुल्क अपने बैंकिंग सिस्टम्स के थ्रू दुनिया को फाइनेंशियल सर्विसेज देकर पैसा जनरेट कर रहे हैं। आपके मुल्क में जितने अच्छे बैंक हैं वो सारे अरबियों के या अमेरिकन है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड को देख लें, फैसल बैंक को देख लें, अल्फला को देख लें, मीजान को देख लें, दुबई इस्लामी को देख लें।
जितनी अच्छी बैंकिंग सर्विसेज हैं वो सारी बाहर की हैं। हमारे पास क्या बचता है? HBL, MCB, नेशनल बैंक। आज वो मुल्क अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज आपको एक्सपोर्ट्स करके आपके मुल्कों में बैंक्स बनाकर पैसा कमा रहे हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है कि आप भी अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकें? तो नेटवर्क ही नहीं है आपके पास, आपने काम ही नहीं किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, कभी इनोवेशन पे। अब ये कि जाके ये गवर्नमेंट जो आई है, इन्होंने डिजिटल पॉलिसी अपनी दी है। डिजिटल पॉलिसी को बाय द वे जरूर पड़ेगा, इस पे क्वेश्चन आएगा लाजमी, ऐसे भी आ सकते हैं। ये डिजिटल पॉलिसी पाकिस्तान ने 2019 में बनाई, 2019-20। तलहा, HBL पाकिस्तान का तो बिगेस्ट बैंक है, लेकिन क्या HBL अपनी दुनिया को सर्विसेज दे रहा है? फैसल और बैंक अल्फला जो है वो बाहर के बैंक्स हैं, वो यहां आके आपको सर्विसेज दे रहे हैं और पैसा आपकी इकोनॉमी से कमा रहे हैं। तो हम तो सर्विसेज ऐसे नहीं ना दे रहे। मैं आपको यही कह रहा हूं कि आप बेशक जितना मर्जी बड़ा बैंक हो पाकिस्तान का, लेकिन आप क्या बाहर अपनी सर्विस एक्सपोर्ट करके पैसा कमा रहे हैं? नहीं। तीसरा मसला स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस का, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। ये वो कंपनीज होती हैं जो मुल्क को पैसा कमा कर देती हैं। तो न्यूयॉर्क ब्रांच पता क्यों HBL की बंद हुई थी? वहां इनको पेनल्टी भी पड़ी है, फाइन हुआ है पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स का। पाकिस्तानी है ना, 2 नंबरी करनी होती है, जाके हर जगह ही करनी होती है, बाहर तो नहीं आते हम। वो स्कैंडल था HBL का, जिसकी वजह से फाइन हुआ, पेनल्टी पड़ी और ये बंद हो गया। ये वो पेनल्टी नहीं पे कर सकते, जिनके पास इतने। न्यूयॉर्क ब्रांच का जो भी लास्ट ईयर स्कैंडल है, वो बड़ी कदर क्या था HBL का। अच्छा, तो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको स्टेट ओन कर रही होती है। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? आप में से किसी की कंपनी होगी, वो शख्स उससे पैसे कमा रहा होगा। इसी तरह से स्टेट ओन्ड कंपनीज होती हैं जिससे रियासत पैसा कमा रही होती है और अपने खर्चे चलाती है। हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस कौन सी हैं? PIA, वापडा, रेलवे, स्टील मिल्स। इनको पैसे कमा के देने चाहिए ना गवर्नमेंट को, लेकिन ये उल्टा गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है। PIA सालाना, एक साल का 110 अरब का नुकसान करती है। 110 बिलियन रुपीस का नुकसान करती है, गवर्नमेंट की जेब से लेती है। PIA को तो पैसे कमा के देने चाहिए, उल्टा PIA डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के ऊपर। पाकिस्तान रेलवे 37 बिलियन का नुकसान करती है हर साल, 37 अरब रुपए का गवर्नमेंट के खजाने से उसको देना पड़ता है। पाकिस्तान स्टील मिल पिछले 3 सालों में 500 अरब का नुकसान कर चुकी है। पाकिस्तान स्टील मिल जब 1 घंटा ऑपरेशनल होती है तो मुल्क का 50 लाख रुपए का नुकसान करती है। ये हालात हैं आपको स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के। तो अब आप देखें पैसा आप कमा कहां से रहेंगे? प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, मैं सॉल्यूशंस में बात करता हूं सारी। एक ही चीज बताऊंगा आपको। तो ये मसाइल हैं स्टेट ओन्ड, इसके पीछे वजूहात क्या है, ये कॉजेस में जाकर डिस्कस करते हैं। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, मैंने आपको बताया कि ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको स्टेट ओन कर रही होती है, स्टेट उससे पैसा कमाती है। लेकिन हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस ये गवर्नमेंट से पैसा कमा रही हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है। ये पैसा नहीं खसारे में जा रही है, गवर्नमेंट इनके खर्चे उठाती है। ये रोजवेल्ट होटल का आप देखने बिल्कुल बंद हो गया। PIA का होटल था न्यूयॉर्क में। और ये न्यूयॉर्क के सबसे महंगे एरिया में था, मैनहट्टन में, सबसे महंगे एरिया में था और बड़ा अच्छा चल रहा था। मेरा एक दफा जाना हुआ यहाँ पे, इस होटल में मैंने विजिट किया जब मैं अमेरिका में पढ़ता था। तो मैंने इसको विजिट किया, इस होटल को। बहुत अच्छा होटल।
ये रश्क आता था, लिटरली रश्क आता था कि पाकिस्तानियों का ही लगता ही नहीं था कि हमारा है। वहां की सर्विसेज, और दुनिया के जो सबसे महंगा इलाका कहलाया जाता है न्यूयॉर्क में मैनहट्टन, जहां पे ये वो वॉल स्ट्रीट है, वहां पे है ये होटल, हब में। वो भी आपको आज बंद करना पड़ेगा। तो इन चीजों पे अफसोस ही किया जा सकता है, एंड पे अफसोस ही रह जाता है। तो अच्छा जी, आगे बात करते हैं हम इनफॉर्मल इकोनॉमी की। ये इनफॉर्मल या अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी क्या होती है? ऐसी इकोनॉमी जहां पर स्टेट रेगुलेट ना कर पा रही हो कि कौन कितना पैसा कमा रहा है। आपके घरों में काम वालियां काम करती हैं, क्या आप उनको जब तनख्वाह देते हैं तो उनके बैंक अकाउंट्स में तनख्वाह डालते हैं? नहीं, कैश पकड़ाते हैं। ये जो रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, यहां पर जो वेटर्स काम कर रहे हैं, इनको आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू पैसे देते नहीं। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो किसान काश्तकारी करके एक चीज, प्रोडक्ट उगाता है, काश्तकारी करता है, में बेचता है, क्या वहां फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है? नहीं। बाहर जो वेंडर्स बैठे हुए हैं, जहां से आप बर्गर शवारमा पॉइंट्स जो हैं छोटे छोटे बने हुए हैं, स्टॉल्स लोगों ने लगाए हुए हैं, क्या आप उनको बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू पे करके कोई 100 रुपए का बर्गर खरीदते हैं? नहीं। इसी तरह से बड़े कारोबार आप देख लें, वो भी ऐसे कैश पे हो रहे हैं, वो भी बैंक के थ्रू जो है वो काम नहीं करते। लेट सपोज मेरा लाहौर में कोई बिजनेस है, मैं लाहौर में चीजें सब, मेरा ग्रोसरी स्टोर है लेट सपोज लाहौर में, और मैं यहां पर लोगों को अपनी ग्रोसरी जो चीजें बेचता हूं, मुझे भी तो कोई स्टॉक मैं कहीं से खरीदता हूं ना। मैं कराची से स्टॉक खरीदता हूं, मेरा एक सप्लायर कराची में, मैं फोन करूंगा अपने सप्लायर का कि यार मुझे 2 लाख का स्टॉक भेज दो, वो भेज देगा। अब मैं उसको बैंक के थ्रू लाहौर से कराची पैसे नहीं पहुंचाऊंगा, मैं कराची अपने दोस्त को फोन करूंगा कि यार इसको तुम 2 लाख रुपया दे दो कैश। दिस इज कॉल्ड हवाला सिस्टम। और वो जो दोस्त जिसको मैंने फोन करके कहा कि इसको पैसे दे दो, ही विल बी कॉल्ड हवलदार, जो ब्रिज का काम कर रहा है मेरे और मेरे सप्लायर के दरमियान। तो क्या हुआ, सप्लायर ने मुझे चीज बेच दी, मुझसे प्रॉफिट भी कमा लिया, उसको पैसे भी पहुंच गए, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं पता चला कि पैसे गए कहां। ट्रांजैक्शन भी हुई, गवर्नमेंट को पता भी नहीं चला। दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल इकोनॉमी। पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे कारोबार बड़े से छोटे लेवल तक वो इसी तरह से कैश पे हो रहे हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू हो ही नहीं रहे पैसे काम। और जब ये ऐसे काम हो रहे हैं, तो ये जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जो कैश पे काम कर रहे हैं, वो बैंक्स में तो पैसा नहीं रखवाएंगे। अपने बैंक अकाउंट्स, उनके उन्होंने जो इतनी दौलत इकट्ठी कर ली है, वो क्या करेंगे उससे? अगर वो बैंक में रखवा देंगे तो एफबीआर उनको पकड़ लेगा आके कि जी इतना पैसा आपके पास कहां से आया, और बैंक में रखा हुआ तो टैक्स दें। तो फिर वो लोग पता क्या करते हैं, वो घरों में नहीं पैसा छुपाते, वो लोग बाहर के मुल्कों में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, उन मुल्कों में जहां पर उनसे कोई पूछ ना सके कि ये पैसा कहां से आया, इसके ऊपर टैक्स दें। वो जो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया होता है सारा इनफॉर्मल इकोनॉमी से, वो यहां से दूसरे मुल्क भेजना शुरू कर देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। उन मुल्कों में जहां पर कोई उनसे पूछता नहीं है कि ये पैसा आया कहां से, उन मुल्कों में जाके इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, कंपनीज खोल लेते हैं, वहां इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। आपके मुल्क से आपका पैसा बाहर जाना शुरू हो जाता है, आपके मुल्क में पैसे का शॉर्टफॉल आ जाता है। और फिर यही पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ टेररिस्ट फाइनेंसिंग में भी इस्तेमाल होता है, टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होता है। यही तो मसला है पाकिस्तान के, जिसकी वजह से मैं एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट किया हुआ है कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को नहीं रोक पा रहा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इनफॉर्मल इकोनॉमी है।
हाउ डू दे टेक इट आउट, ये कैसे बाहर लेके जाते हैं? ये बाहर लेके जाते हैं जैसे अयान अली पकड़ी गई थी, ठीक है, करोड़ों रुपया पॉकेट्स में डालकर, बैग्स में डालकर, शिप्स के थ्रू, कार्गोस के थ्रू। अच्छा, और ये तो एक तरीका है ना कि आप जेबों में डाल के ले गए, आपने कार्गो के थ्रू, शिप्स के थ्रू लेके बाहर पैसा। दूसरा तरीका क्या है? लेट्स सपोज मैंने यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, मैंने 2 नंबरी से पैसा कमा लिया पाकिस्तान में अच्छा खासा, अब मैंने इसको दुबई में इन्वेस्ट करना है। मुझे पता है कि एक मेरा बहुत अमीर दोस्त बैठा हुआ है दुबई में, वो वहां पे बिजनेसमैन है। मैं उसे कहता हूं कि यार तुम ऐसा करो, मैंने दुबई में कंपनी खोली है, मैं दुबई आ रहा हूं, तो मुझे तुम वहां पे 2 करोड़ दे दो, मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे किसी रिश्तेदार को पाकिस्तान में 2 करोड़ दे देता हूं यहाँ पे। आपने क्या किया? आपने उसके किसी रिश्तेदार को, किसी बहन भाई को, किसी को कैश यहाँ पे 2 करोड़ या 1 करोड़ दे दिया, आपके पास तो था, आप बाहर नहीं लेके जा सकते थे। आपने उसको कंपनसेट कर दिया पाकिस्तान में, उसने आपको कंपनसेट कर दिया दुबई में। तो इस तरह होती है मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, स्मगलिंग। ये कब होती है? जब गवर्नमेंट की को पता नहीं चल रहा होता कि कौन कितना पैसा कमा रहा है। समझ आ रही है? कुछ चीज मुश्किल तो नहीं लग रही इसमें? मैं आपसे कोई टेक्निकल बातें इकोनॉमी की, कोई टेक्निकल पॉइंट्स डिस्कस नहीं, थ्योरी नहीं, मैं पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज बता रहा हूं आपको। ये मसाइल हैं पाकिस्तान के, कोई हम ऐसी कोई रॉकेट साइंस डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये मसला है पाकिस्तान की इनफॉर्मल इकोनॉमी का। आखिरी पाकिस्तान का जो इशू है ये है सर्कुलर डेट। इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इसको समझना। नाम सुना है आपने सर्कुलर डेट का? हमने ऐसे में भी यही आर्गुमेंट, जी यही आर्गुमेंट्स देने हैं, यही देने हैं आर्गुमेंट्स। ये ग्राउंड रियलिटीज हैं आपकी आपकी रोज खबरों में पढ़े यही चीजें आ रही हैं, अखबार पढ़ते हैं ना आप रोज, यही चीजें नहीं हो रही। कोई नई बात सुनी आपने कभी इकोनॉमी में? हमेशा आप बात करेंगे फिजिकल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, सर्कुलर डेट, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस इतने खसारे में चली गई, टैक्स का, ये यही तो सारे मसले हैं। और कौन सा मसला है? बात करते हैं जी सर्कुलर डेट की, इसको समझना बहुत जरूरी है।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? ओके ओके, परफेक्ट। जी सर, माइक फ्रेश हुआ, माइक चलिए, ब्रेक देनी है? चलिए। ठीक, स्टूडेंट्स मैं सिर्फ सर्कुलर डेट हम पढ़ लें, उसके बाद ब्रेक करते हैं, ठीक है? उसके बाद ब्रेक कर लीजिएगा आप जरा, ये एक चैलेंजेस खत्म हो जाए, उसके बाद फिर हम आगे कॉजेज और सॉल्यूशन डिस्कस कर लेंगे। सर्कुलर डेट समझ लें, इसके बाद ब्रेक कर लेते हैं। थकना मुझे वैसे चाहिए, थक आप गए हैं बैठे बैठे। चलें जी। अच्छा, ये जो सर्कुलर डेट होता है ना, ये एनर्जी सेक्टर से लिंक्ड होता है, एनर्जी सेक्टर से, ठीक है? इसका ताल्लुक सिर्फ एनर्जी से है। पाकिस्तान में जो बिजली बनती है वो 70% बिजली जो है ना वो ऑयल से बनती है, ठीक है? बाकी जो 30% है वो बनती है आपके अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज से, जिससे न्यूक्लियर है, जिसमें सोलर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, और ये सारे जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। 70% आपकी डिपेंडेंस ऑयल के ऊपर है, और ऑयल आप जो है वो बाहर से खरीदते हैं, आप खुद तो प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है? तो यहां पर आता है सर्कुलर डेट। अब ये जो बिजली बनती है ना तेल से, इसका पूरा मैकेनिज्म होता है, ये मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूं क्या होता है। आप ना सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं ऑयल। लेट सपोज सऊदी अरेबिया से आपने ऑयल इंपोर्ट कर लिया। ये इंपोर्ट कौन करता है? आपके मुल्क में स्टेट ऑयल कंपनीज होती हैं, जैसे पीएसओ है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पीएसओ, ये एक स्टेट ऑयल कंपनी है। आपकी स्टेट ऑयल कंपनीज इनसे ऑयल खरीदती हैं, और इनसे खरीदकर इनको आगे ऑयल बेचती हैं जिन कंपनीज ने बिजली प्रोड्यूस करनी होती है। जो कंपनीज बिजली प्रोड्यूस करती हैं उनको कहते हैं आईपीपीज, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। स्टेट ऑयल कंपनीज लाइक पीएसओ, इन्होंने खरीदा इनसे, सऊदी अरेबिया से या किसी और मुल्क से ऑयल खरीदा, और आईपीपीज ने इनसे ऑयल खरीदा, और अब आईपीपीज क्या है? बिजली बनाएंगे। ये आईपीपीज कौन होते हैं? वापडा। वापडा के साथ साथ के इलेक्ट्रिक का नाम सुना होगा। ये सारे कौन है? ये पावर प्रोड्यूसर का, पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, ठीक है? जो ऑयल खरीदती हैं और तेल से बिजली बनाती हैं। अच्छा, अच्छा, अब आईपीपीज जब बिजली बनाती हैं तो आईपीपीज जो है वो आगे आपको इस बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ये आगे बेचती हैं। इन्होंने बिजली बनाई, इन्होंने आगे बेची किनको? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। आगे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जिनको डिस्कोस कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कहा ना बैठे, इन्होंने बिजली बनाई और इन्होंने आगे बेची डिस्कोस को। इन्हें कहते हैं डिस से बनता है डिस्ट्रीब्यूशन कोस कंपनीज। आप लोगों ने नाम सुना होगा लेस्को, फेस्को, गैपको, सुने हैं ना नाम? ये हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जिनका नाम होता है, जिनका नाम होता है, ये अब मैं आपको बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज आपस में डिस्कशन ना किया करें। आप ये बात तो सुन लें, आप अंदर ही अपनी जो है वो डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। निशाद चुनिया, वापडा, फेस्को, लेस्को, आप खुद ही बात, आप मेरी तो बात सुन लें, मैं क्या पढ़ा रहा हूं। इनकी जरा अपना चैट प्राइवेट कर दें, कर दिए? मेरी इसको समझें, इसको नहीं समझ आएगी तो फिर आप मुझसे पूछेंगे जी रिपीट कर दें, ये समझा दें, वो समझा दें, पहले मेरी तो बात सुन लें। आईपीपीज क्या है? ये बिजली प्रोड्यूस करते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। इसमें प्राइवेट भी है, ये के इलेक्ट्रिक प्राइवेट ही है। वापडा जो है वो
पाकिस्तान की है, वापडा प्राइवेट नहीं है, वापडा स्टेट ओन्ड है। इसमें दोनों आती हैं, प्राइवेट भी आती हैं, स्टेट ओन्ड भी आती हैं। आपने ऑयल इंपोर्ट किया, खरीदा आपकी स्टेट ऑयल कंपनीज ने, स्टेट ऑयल कंपनी से ऑयल खरीदा पावर प्रोड्यूसर्स ने, पावर प्रोड्यूसर ने बिजली बनाई और बिजली बना के बेची किसको? डिस्कोस को। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आगे क्या करती हैं? डिस्ट्रीब्यूट करती हैं बिजली को, और ये आगे पहुंचाती हैं आपके इलाकों के अंदर। ग्रिड स्टेशंस लगे होते हैं, ग्रिड स्टेशंस। ये ग्रिड स्टेशन जो है आगे एक कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर तक बिजली पहुंचाते हैं, एक एंड कंज्यूमर तक बिजली पहुंचती है। ये सारा एक सर्कल होता है जिस कैसे प्रोड्यूस होती है और कैसे एंड कंज्यूमर तक पहुंचती है। ये एक सारा प्रोसेस है, चेन प्रोसेस है। व्हाट अबाउट सर्कुलर डेट? सर्कुलर डेट क्या है? ये पीएसओ, स्टेट ऑयल कंपनी, सऊदी अरेबिया से अगर तेल खरीद रही है तो ये डेफर्ड पेमेंट, उधार पे तेल खरीद रही है। स्टेट ऑयल कंपनी सऊदी अरेबिया को कहती है कि आप हमें तेल दे दें, हम 1 साल बाद पेमेंट कर देंगे। ये प्रोसेस समझ नहीं आई ठीक से? दोबारा सुन लें। पाकिस्तान में स्टेट ऑयल कंपनीज हैं, पीएसओ की तो आपने पीएसओ का तो नाम सुना होगा। ये स्टेट ऑयल कंपनीज बाहर से तेल खरीदती हैं, ऑयल इंपोर्ट करती हैं, कर लिया। ये इनसे खरीद कर ये आगे बेचती हैं पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज को, जिन्हें आईपीपीज कहा जाता है। ये आईपीपीज इनसे तेल खरीदते हैं, इन्होंने इनसे खरीदा, इन्होंने इनसे खरीदा। अब ये ऑयल के ऊपर बिजली प्रोड्यूस करते हैं। ऑयल से बिजली प्रोड्यूस करके जब बिजली बन गई, इन्होंने बिजली आगे बेची डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, डिस्कोस जिनको कहते हैं। लेस्को, फेस्को, गैपको, हर शहर की अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उस तरफ लगे हुए ग्रिड स्टेशन जो होते हैं इलाकों वाइज, ये उनको आगे सप्लाई करते हैं बिजली, और वो ग्रिड स्टेशन आपके घरों तक बिजली पहुंचाते हैं। ग्रिड स्टेशन और यहां तक। अब बताएं, समझ आई कि अब भी नहीं आई? समझ आ गई? सर्कुलर डेट क्या है? अब जरा गौर से सुना, सर्कुलर डेट क्या है? सर्कुलर डेट ये है कि ये जो स्टेट ऑयल कंपनीज हैं, इन्होंने उधार पे तेल खरीदा किसी मुल्क से, सऊदी, लेट्स सपोज सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान, इराक, किसी से भी। इन्होंने उधार तेल खरीदा कि आप हमें तेल दे दें, हम 1 साल बाद पेमेंट कर देंगे। इन्होंने इनसे उधार खरीदा तो ये इनके मकरूज हैं। आगे से इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स ने इनसे, स्टेट ऑयल कंपनी से ऑयल खरीदा, वो भी उधार पे। इन्होंने कहा जी हम बिजली प्रोड्यूस करेंगे, आगे बिजली बेचेंगे, बिजली बेचकर जो हमें पैसे आएंगे हम उनसे आपकी पेमेंट कर देंगे। ये इनके मकरूज, ये इनके मकरूज। इन्होंने इनसे उधार तेल खरीदा, इन्होंने इनसे उधार तेल खरीदा, और इन्होंने बिजली प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। ठीक हो गया? इन्होंने जब बिजली प्रोड्यूस करना शुरू की, इन्होंने जब बिजली बनाई तो इन्होंने एस्टिमेट लगाया कि जो बिजली हमने बनाई है वो इससे हम 100 रुपया कमाएंगे। इन 100 में से 40 रुपए तो सीधे सीधे इन कंपनीज को हम देंगे जो हमने इनसे तेल खरीदा है। पीछे कितने बच गए? 60 रुपीज। 60 में से इन्होंने हिसाब लगाया होता है कि 30 रुपीज हमारी बिजली बनाने पे कॉस्ट आई है, वो चली जाएगी, और पीछे 30 रुपए हमारा प्रॉफिट है, हमारा रेवेन्यू है, वो हम कमाएंगे। इन्होंने जो बिजली प्रोड्यूस की, इन्होंने एस्टिमेट लगाया कि इससे हम 100 रुपया कमाएंगे एंड कंज्यूमर से। 100 में से 40 रुपए हमें ऑयल कंपनीज को जिनसे ऑयल खरीदा वो देंगे, 30 रुपए हमारी कॉस्ट आ गई बिजली बनाने, 30 रुपए हमारा प्रॉफिट है। अब होता क्या है, जब ये बिजली सप्लाई करते हैं डिस्को को, डिस्को से ग्रिड स्टेशन और ग्रिड स्टेशन से एंड कंज्यूमर तक, तो आपके मुल्क में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से, लाइन लॉसेस होने की वजह से बिजली जाया हो जाती है। 30% बिजली उड़ गई।
100 रुपया आपने कमाना था, उसकी 30 रुपए की बिजली उड़ गई, जाया हो गई लाइन लॉसेस की वजह से। एंड कंज्यूमर तक पहुंची, एंड कंज्यूमर्स ने आगे डाले हुए कुंडे, उर्दू में या पंजाबी में जो कहते हैं बिजली चोरी। 30 से 40% आपकी बिजली चोरी हो रही है। अब आईपीपीज ने ये देखा कि जी हम 100 रुपया कमाएंगे, 100 में से 30 रुपए की तो बिजली उड़ गई, लाइन लॉसेस की नजर हो गई, 30 से 40 रुपए की बिजली चोरी हो गई। तो पीछे जब कंज्यूमर ने बिल पे किया तो आईपीपीज ने जो पैसे इकट्ठे किए वो 100 की जगह कितने हुए, मुश्किल से 30 रुपए। एस्टिमेट 100 का था, असल में एक्चुअल इकट्ठे कितने हुए, 30। अब ना तो वो इनके पैसे दे सकते हैं, ना तो वो अपना कोई रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो क्या हुआ, क्राइसिस आ गया ना, इसको कहते हैं सर्कुलर डेट। अब इस पूरी कहानी में प्रेशर किसके ऊपर आता है, गवर्नमेंट के ऊपर आता है ना। ये भी ज्यादातर गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी स्टेट ऑयल कंपनीज हैं। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है ना कि भाई इनके भी पैसे पूरे करने, इनके भी, ताकि यहां पर पेमेंट्स हो सके। गवर्नमेंट के पास तो पैसे नहीं है, गवर्नमेंट के पास तो पैसे नहीं है ना। गवर्नमेंट कहां से इनके पैसे पूरे करे, गवर्नमेंट के पास तो पैसे नहीं है। इस सर्कुलर डेट को कोप अप करने के लिए गवर्नमेंट फिर बाहर के मुल्कों से लोन लेती है। वो लोन लेकर इनके पैसे दिए जाते हैं, इनके पैसे दिए जाते हैं। सर्कुलर डेट को कम करने की या खत्म करने की कोशिश की जाती है। अब जो बाहर से लोन लिया आपने इस सर्कुलर डेट को कोप अप करने के लिए, उस लोन को उतारने के भी पैसे नहीं है, क्योंकि आपके पास सोर्स ऑफ रेवेन्यूज नहीं है। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप लोगों के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं। फिर आप बिजली के बिलों पे, गैस के बिलों पे टैक्सेस लगाते हैं। जब इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं तो मुल्क में महंगाई आती है, क्योंकि गरीब आदमी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ये पूरी कहानी है सर्कुलर डेट के पीछे। यहां तो कोई मसला है तो पूछें। जी समझ आया जी सर्कुलर डेट क्या है। लोन वाला मैं कह रहा हूं कि ये अब जब ये सारा क्राइसिस आता है सर्कुलर डेट का, जो क्राइसिस आता है प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर आता है। गवर्नमेंट बाहर के मुल्कों से लोन लेती है, क्योंकि उसके पास अपने पास तो पैसे नहीं है। वो लोन लेकर आईपीपीज को पैसे देती है ताकि बिजली प्रोड्यूस करें। स्टेट ऑयल कंपनीज को पैसे पूरे करती है जो आईपीपीज ने देने होते हैं, और स्टेट ऑयल कंपनीज इनको पैसे वापस करती है। अब जो लोन लिया था ये सर्कुलर डेट को कोप अप करने के लिए, वो लोन भी तो वापस करना है ना मुल्कों को। तो गवर्नमेंट के पास फिर पैसे नहीं है, फिर गवर्नमेंट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है, लोगों से पैसा इकट्ठा करके लोन वापस करती है। जब लोगों पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं तो महंगाई आती है, इन्फ्लेशन आती है। यहां तक कोई मसला नहीं। गर्दिशी कर्जे नहीं को कहते हैं, गर्दिश करना, सर्कुलर डेट। चलें जी 10 मिनट की ब्रेक करने, इसके बाद आगे आकर डिस्कस करते हैं। इसी तरह ये रहेगा जब तक आप लाइन लॉसेस और बिजली चोरी को नहीं रोकेंगे, ये सारे ऐसे मामला चलते रहेंगे। ठीक है, सर्कुलर डेट का ताल्लुक सिर्फ एनर्जी सेक्टर से है। चलें जी अभी बात करते हैं, फिर अभी आप